आज हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो कि 9वीं वर्ग का 10वीं वर्ग का एक चैप्टर है, अध्याय 3, जिसके विषय में बात करेंगे। तो इस पाठ की सबसे मुख्य जो बातें हैं वह यह है कि हिंद चीन वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस देश के कुछ देशों पर हिंद चीन एक देश का नाम है, ठीक है ना? और वे देश लगभग अ, मतलब लगभग 300-280 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस देश के कुछ देश पर अब इस महादेश है एक, इसमें और भी बहुत सारे देश हैं। तो इस देश के कुछ देशों पर चीन का और कुछ पर हिंदुस्तान का सांस्कृतिक प्रभाव है। सांस्कृतिक का मतलब होता है संस्कृति का प्रभाव। जैसे कि मान लीजिए भारत की संस्कृति जो है, वहाँ हिंद देश में किस देशों पर भारत की संस्कृति को इस्तेमाल किया जाता है और कुछ देशों पर जो है चीन की संस्कृति का। इसीलिए इस देश का नाम जो है हिंद चीन भी पड़ा हुआ है। ठीक है। 4वीं शताब्दी में भारतवंशी शासक ने कम्बुज राज्य की स्थापना की थी। 4वीं शताब्दी में मतलब भारत का एक शासक है जिसने कम्बुज नामक राज्य की स्थापना वहाँ पर की थी। देखिए यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टच करेगा इस वीडियो से, और सब्जेक्टिव को भी लिखने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। 12वीं शताब्दी में राजा वर्मा ने कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमेशा आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। फिर आगे व्यापारिक कंपनी का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब देखिए क्या होता है कि जहाँ कहीं का शासक कमज़ोर होता है या वहाँ पे अगर मतलब कुछ प्राकृतिक मतलब संस्थान पाए जाते हैं, वहाँ अन्य किसी देश के लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बेचैन हो गया। मतलब पहले के समय में जब जब पुनर्जागरण का काल समाप्त हुआ था, फिर उसके बाद जो है भौगोलिक खोजी हुई थी, जब लोगों को पता लगा कि हाँ, वहाँ पे ये चीज़ें प्राप्त हैं, तो लोग वहाँ जा कर के अपना कंपनी खोला या मतलब अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो व्यापारिक कंपनियों ने भी हिंद चीन पर अपना आधिपत्य करने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी कहाँ आए थे? मलक्का आए थे, और वहाँ पर व्यापारिक केंद्र बना करके हिंद चीन के देशों पर अपना व्यापार प्रारंभ शुरू कर दिया था, जो 1510 ईस्वी में आए थे। ठीक है, देखिए इसके प्रत्येक पॉइंट में आपको क्या मिलेगा कि मतलब एक क्वेश्चन 1 या 2 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। पुर्तगाल के बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी इत्यादि लोग भी वहाँ पर बारी-बारी से आए हुए थे, लेकिन फ्रांसीसियों ने अपना प्रभुत्व जमाया और अन्य लोग वहाँ से फिर वापस चले गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया। मतलब पूर्ण रूप से फ्रांस ने हिंद चीन को क्या कर लिया? अपने अपने मतलब गुलाम बना लिया, एक तरह से कहा जा सकता है। हिंद चीन में बसने वाले लोगों को फ्रांसीसी कोलन कहा कहा गया, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कोलोन कोलोन किसे कहते हैं, या इसके आगे अगर बात किया जाए तो हम लोग आगे अगर देखते हैं, फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य से। फ्रांस ने किस उद्देश्य से हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित किया? ठीक है, तो इसको देखने का प्रयास किया जाएगा। फ्रांस का क्या उद्देश्य था हिंद चीन पर अपना उपनिवेश स्थापित करने का? थोड़ा-सा स्क्रीन को बड़ा किया गया है। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य क्या थे? क्यों उसने अपना उपनिवेश का मतलब आप समझते हैं? उपनिवेश का मतलब हुआ कि एक कमज़ोर राष्ट्र पर, कमज़ोर देश पर या कमज़ोर क्षेत्र में मजबूत राष्ट्रों का अधिकार हो जाना, मजबूत राष्ट्रों का अपना आधिपत्य हो जाना, उपनिवेशवाद कहलाता है। और जो कमज़ोर राज्य पर जो मजबूत राष्ट्र जो मतलब जो आधिपत्य करता है, उसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं। वह उसका उपनिवेश, जैसे कि यहाँ पर कहा जाएगा कि फ्रांस जो है, वह फ्रांस का उपनिवेश हो गया कौन? हिंद चीन, अर्थात फ्रांस का गुलाम हो गया कौन? हिंद चीन। ठीक है। भारत में फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति कमज़ोर हो रही थी। भारत में तो इंग्लैंड का वर्चस्व हो रहा था। इंग्लैंड जो है भारत को अपने आधिपत्य में ले रहा था, और फ्रांसीसी लोगों ने देखा कि जब वो भारत को अपने कैप्चर में नहीं कर पा रहा, तो कम से कम हिंद चीन पर अपना आधिपत्य जमाए। चीन में भी उनकी प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से इंग्लैंड से थी। चीन में भी इंग्लैंड ही था, ध्यान दीजिए। अतः हिंद चीन में भी अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहते थे। जब चीन नहीं मिल सका और हिंद नहीं मिल सका, तो
उन्होंने सोचा कि हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया जाए। अपने देश के औद्योगिकीकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और वस्तुओं का उत्पादन उस बाज़ार में ले जाकर करना। मतलब जो चीज़ें कच्चे माल वहाँ से लेते थे हिंद चीन से, और उसको कंपनी के माध्यम से बाज़ार मतलब वस्तु बना कर के तब हिंद चीन के बाज़ार में ले जा कर के बेचा करते थे। इस उद्देश्य से फ्रांस ने हिंद चीन पर अपना उपनिवेश बनाया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन में पहुंच चुके थे और फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 ईस्वी में वियतनाम में प्रवेश किया था। 17वीं तक तो फ्रांसीसी लोग पहुंच चुके थे और 1858 में पहली बार फ्रांस ने 1858 ईस्वी में वियतनाम में प्रवेश किया। धीरे धीरे 80 के दशक के मध्य तक उन्होंने देश के उत्तरी इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। लगभग 1858 से लेकर के 80 तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद टोकिन, अन्नाम पर भी कब्जा कर ले गया और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरा हिंद चीन फ्रांस के अधीन में आ गया। मतलब 20वीं शताब्दी तक फ्रांस जो है क्या हुआ कि हिंद चीन को अपने अधीन कर लिया। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फ्रांसीसी ने सर्वप्रथम व्यापारिक नगरें, बंदरगाहों, किसानों, मजदूरों का शोषण किया और शोषण के साथ साथ फ्रांसीसियों ने वहाँ के विकास के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए। वहाँ पर विकास भी किए वो लोग मजदूरों का शोषण करते थे, लेकिन वहाँ जो मौजूद जो क्षेत्र था, जगह था, उसका विकास करते थे, क्योंकि अगर जगह का विकास न करेंगे तो जगह से उनको ही फायदा था। अगर रोड बनवाते हैं या नहर खुदवाते हैं, जो भी कार्य करते हैं जिससे उनको फायदा था, उन लोगों ने वैसा कार्य किया और लोगों को अपने गुलाम मतलब बनाए रखने की कोशिश किया। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। फिर आगे यदि हम लोग देखते हैं तो कदम उठाए, क्या क्या कदम उठाए उसको हम लोग देखते हैं। सकारात्मक कदम उन्होंने जो उठाया, सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित व्यवस्था किया। नहरों का व्यवस्था किया और जल निकासी की व्यवस्था की। दलदल भूमि, जंगलों आदि कृषि क्षेत्र को बढ़ाया। मतलब कृषि क्षेत्र को बढ़ाएँगे तो उससे ज़्यादा कृषि होगा और उनसे फ़ायदा उन्हीं को, क्योंकि अब तो पूर्ण रूप से हिंद चीन जो है फ्रांस का गुलाम हो चुका है। ठीक है? तीसरा पॉइंट है, इन इन प्रयासों के फलस्वरूप 1331 ईस्वी तक वियतनाम विश्व के इतिहास का बड़ा चावल मतलब निर्यातक देश बन गया। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ऑब्जेक्टिव। डीवीआई मस्ट इम्पोर्टेंट। 1931 में वियतनाम जो है विश्व का तीसरा बड़ा चावल उत्पादक देश मतलब बन गया। फिर एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब है कि रबड़ बागानों, फार्मों, खानों, मजदूरों से काम लिया जाता था, लेकिन उन मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जो भी अधिकार थे वो सब जो है मालिक को प्राप्त थे। मजदूरों को अधिकार ही नहीं था और मालिक को जो असीमित अधिकार दिए गए थे, उसको जितना मर्जी उतना अपना अधिकार का उपयोग कर सकता था। लेकिन मजदूरों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं था। इससे इस मतलब पद्धति को, इस तरीके को, ठीक है ना, एक तरफ़ा अनुबंध व्यवस्था भी कहा जाता है। हाँ, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। अब हिंद चीन में राष्ट्रीयता का भाव कैसे जगा? अब तो पूर्ण रूप से लोग जो है वहाँ पे गुलाम हो गए। अब वहाँ के लोग जो हो के अंदर राष्ट्रीयता की भावना अर्थात राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी? तो इसके पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति मरने-मिटने की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम को जो है राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो अब हिंद चीन के लोगों को भी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगी और अपने देश को याद करने के विषय में भी लोग सोचने लगे। उसका विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व के विरुद्ध पूरे हिंद चीन के लोगों ने जमकर संघर्ष किया। यहीं से हिंद चीन की राष्ट्रीयता का भावना बलव बलवती हुई। लोगों ने हिंद चीन के लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया और फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है क्या किया कि मतलब संघर्ष करना शुरू किया। इसी सिलसिले में 1903 ईस्वी में फान बाई चाउ ने दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। ध्यान दीजिएगा, फान बाई चाउ ने दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसके नेता कौन थे? कुआंग दे। ठीक है, जो 1903 ईस्वी में हुआ। फान बाई चाउ ने हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना कर राष्ट्रवादी चेतना को विकसित करने में मदद किया। फान बाई चांग ने काम किया। 1971 ईस्वी में न्यून आई क्योक, इसको हो ची मिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, एक वियतनामी छात्र ने साम्यवादी गुट बनाया और 1952 ईस्वी में इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। देखिए, इतिहास को जो एक कहानी की तरह पढ़िए। आप कहानी में जैसे देख रहे हैं कि फ्रांसीसी लोग आए और आकर के उन्होंने क्या किया कि हिंद चीन को मतलब हिंद चीन में कंपनी खोला और कंपनी खोलने के बाद उन लोगों ने धीरे-धीरे पूरे हिंद चीन पर अपना आधिपत्य कर लिया। अब हिंद चीन के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। लोग अत्याचार बर्दाश्त करते-करते अब क्या परेशान हो गए और उन्होंने अब आंदोलन करना
शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जगी। और उनके उनमें सबसे पहले फान बाओ चाऊ ने दुई तान नामक ग्रंथ किया। मतलब ऐसे करके यदि आप पढ़ते हैं, एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, कहानी से इसको जो अगर आप जोड़ते हैं इतिहास के पाठों को, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वियतनाम कांग सांग देंग नामक जो था, मतलब क्या है कि राष्ट्रवादी गुट बना, उसका एक और नाम वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जोइन आई ने अनामी दल की स्थापना की। थोड़ा सा नाम टेढ़ा टेढ़ा है ही, लेकिन अगर इस नामों के ऊपर यदि आप ध्यान देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर आगे की बात अगर की जाए तो यहाँ तो हो ची मिन जुइन आई और दल ने स्थापना किया। फिर हो ची मिन्ह मार्ग बनाया गया। इस मार्ग से हनोई से होकर के लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र में जाते हुए, ठीक है, सड़कें बनाई गई। दक्षिणी वियतनाम तक जाता था और जिससे सड़कें, कच्ची-पक्की सड़कें भी उसमें शामिल हुई थी। सीमा से सटते हुए आगे गया, वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची-पक्की सड़कें हैं। ठीक है, आप मतलब अगर इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं या जो है अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक को डाल दूंगा। आप वहां से इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यानी तो यदि ऑफलाइन क्लास में हैं आप, तो अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप कोचिंग में संपर्क कीजिए, आपको वहाँ प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। और यदि आपको ऐसा नहीं करना, आपको मतलब वीडियो को रोकते हुए अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप पॉइंट लिख लिख लीजिए, या खुद से भी चैप्टर पढ़ के आप पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिंद चीन में एक तरफ द्वैत शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ में थी और प्रशासन की व्यवस्था फ्रांसीसियों के जिम्मे थी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में तो फ्रांस जो है मतलब क्या हो चुका था कि जापानी के हाथ में दो दो तरीके की सत्ता वहाँ पर था। जापानी के हाथ में थी सत्ता, लेकिन मतलब प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांसीसियों के हाथ में थी। इसके विरुद्ध हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में राष्ट्रवादी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई और छापामारी युद्ध की नीति का सहारा लिया गया। और उस नीति के माध्यम से अंततः जो है वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 में करते हुए वियतनाम को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जिसकी सरकार की प्रधान हो ची मिन्ह बनाए गए। वियतनाम की स्वतंत्रता के समय अन्नाम का शासक राजा बाओ दाई था। 6 मार्च 1946 को फ्रांस वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हनोई समझौता, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम के गणराज्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई का मतलब क्या किया कि उसको स्वतंत्र इकाई के रूप में माना। ठीक है, आगे 1950 ईस्वी में हिंद चीन की स्थिति पुनः जटिल हो गई। इस क्रम में दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण किया और जिसमें फ्रांस बुरी तरह पराजित हो गया। फिर से जटिल हो गई उस समय 1950 ईस्वी में, और उस समय गुरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण किया और फ्रांस ने फिर से प्रयास किया, लेकिन उस समय फ्रांस जीत नहीं सका, वो बुरी तरह पराजित हो गया। हिंद चीन में बढ़ रहे साम्यवादी विचारों को दमन करने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो मतलब क्या है कि साम्यवादी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। मई 1954 ईस्वी में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता कहा गया। मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिनेवा समझौता क्या है, जो कि 1954 ईस्वी में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन को जिनेवा समझौता कहा गया। यह समझौता रूस और अमेरिका के बीच हुआ, जिसके तहत पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। हुआ आंदोलन उस समय हुआ। यह एक बौद्धिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन के नेता हुइन फूसो थे और इस आंदोलन के अनुयायी क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। मतलब हुआ आंदोलन जो है धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, धर्म के लिए क्रांति जो लिए लाया गया था उसकी स्थिति के हिसाब से था। 1964 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया। नरोत्तम सिंहानुक वहाँ के शासक बने, जिसे लगातार अमेरिका से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, फिर आगे 1978 ईस्वी में
1978 ईस्वी में नरोत्तम सिंहानुक के सक्रिय राजनीतिक से संन्यास ले लिया और कंबोडिया का नाम कंपूचिया कर दिया गया। ठीक है, वहाँ से नरोत्तम सिंहानुक ने संन्यास लिया और कंबोडिया का नाम जो है कंपूचिया कर दिया। जिनेवा समझौता के फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में पूंजीवादी सरकार थी। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया और इस युद्ध में अमेरिका रासायनिक हथियार नापाम एजेंट ऑरेंज एवं फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। नापाम क्या है, अब नापाम के भी बारे में जान लेते हैं। नापाम यह एक तरह का रासायनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा पर चिपक जाता था और जलता था। नापाम इसे कहा जाता था। ध्यान दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाने का प्रयास किया है। एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिसे पेड़ों की पत्तियां तुरंत जल जाती थीं और पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण अमेरिका ने इसका इस्तेमाल खेतों मतलब खेतों और आबादी दोनों पर जम करके किया। मतलब इसका इस्तेमाल जो है खेतों में भी किया गया और लोगों पर भी किया गया। लोग भी इसमें जलते थे और पेड़ पौधे भी जल करके मतलब क्या हो जाते थे, मतलब जल जाते थे, झुलस जाते थे। देखिए, इतिहास की बहुत ही मतलब दुरंदी घटना अगर कहा जाए तो इसमें जो है माइली गांव की घटना आती है। ये दक्षिण वियतनाम के एक गांव की घटना है जहां लोगों को वियतकांग समर्थक समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया और पुरुषों को मार डाला। औरतों और बच्चों को बंधक बना करके कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और फिर भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। फिर उन्हें मारकर गांव में लाशों के बीच एक दबा बूढ़ा आदमी जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया। यह इतिहास की सबसे मतलब बुरी घटनाओं में से एक मानी जाती है। माइली गांव की घटना के बाद अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व भर में होने लगी। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अमेरिका और वियतनाम समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनाम में शांति के लिए 5 सूत्री योजना का घोषणा किया। मतलब रसेल नाम के जो दार्शनिक हैं जिन्होंने प्रयास करके अमेरिका को क्या है कि समझाने का प्रयास किया और राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना घोषणा तैयार की। इस 5 सूत्री घोषणा के तहत क्या किया गया इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। पहला, युद्ध विराम को देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। युद्ध विराम दौरान अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। मतलब 5 सूत्रीय जो विभाजन है इसको 5 सूत्रीय विभाजन करने का क्या किया गया कि मतलब आह्वान किया निक्सन ने और इसे पूरा किया। अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया। फिर 27 फरवरी 1973 को वियतनाम में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजने लगे। इस प्रकार अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। मतलब एकीकरण का मतलब होता है कि दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का यह हिंद चीन नमक पाठ जो है समाप्त होता है और मैं इसी तरीके से अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। और यदि आपको इसका जो भी पढ़ाया गया है इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के लिंक को ले सकते हैं और डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है यदि ऑफलाइन मतलब क्लास में बच्चों को चाहिए तो वो लोग क्लास में संपर्क कर सकते हैं।